हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में आपका हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, और जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताया था बिजनेस का, और वो आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स ऑफ बिजनेस। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेफिनेशंस से ही आपके निकल रही हैं, और उनको आपने काफ़ी ढंग से समझा, अच्छे ढंग से समझा भी है। पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमने फर्स्टली इस बारे में पढ़ा था कि जो बिजनेस होता है वो अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आप कैसे भी कैसे अर्निंग करें। और अर्निंग जो होती है वो मैंने आपको 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया था। जो आपका बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल, जो भी ग्रुप जब किसी बिजनेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करता है, जब किसी बिजनेस को ऑपरेट करता है, तो उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है उससे प्रॉफिट अर्निंग करना। तो यहाँ पर जो आपका अर्निंग ऑप्शन है वो इस बिजनेस एक्टिविटी को क्या बनाता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाता है। क्लियर। नंबर सेकंड पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, ध्यान रखना है हमें इस चीज़ का, बिजनेस केवल वही एक्टिविटी मानी जाएगी जहाँ पर हम प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं, प्राप्ति का काम करते हैं। किसकी? वस्तुओं और सेवाओं की। भाई जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर का नाम है एमआरएफ। एमआरएफ के बारे में सुना होगा आपने, मद्रास रबर फैक्ट्री, अपने आप में एक बड़ी कंपनी है, पॉपुलर कंपनी है, जो टायर्स का निर्माण करती है, टायर्स बनाती है। मैन्युफैक्चरर जो है ये प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये बिजनेस के अंदर काउंट होगा। इसका एक होलसेलर है, वो क्या है, अपने आप में एक बिजनेस कर रहा है। इसके अलावा एक रिटेलर शोरूम है एमआरएफ टायर्स का, जो अपने आप में क्या कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है। तो ये तीनों एक्टिविटी बिजनेस में काउंट होंगी, क्योंकि ये प्रोडक्शन कर रहा है, ये प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना। बना नहीं रहे हम प्राप्त कर रहे हैं, माल ले रहे हैं और बेच रहे हैं, ये काम कर रहे हैं भाई। तो ये काम कौन कर रहा है? होलसेलर एंड रिटेलर कर रहे हैं। और ये जो आपके काम हैं ये आपके सभी प्रोडक्ट्स के लिए हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स आपके 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपके वो प्रोडक्ट जो अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसे मैं, जैसे आप, जैसे कपड़े आपके कैसे हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो उसको आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर रखते हैं। जैसे लाइट, जैसे आइसक्रीम, जैसे साबुन। तो ये प्रोडक्ट्स वो हैं जो अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम करता है, यानी कि हम तुम लोग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक टावर की, एक बस की, एक ट्रक की, एक मशीन की, तो ये प्रोडक्ट्स वो हैं जिनको हम तुम कंज्यूम नहीं कर सकते। इनका कंजप्शन कहाँ पे होता है? इनका कंजप्शन होता है इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्रीज़ में जब इनका कंजप्शन होगा तो उनको भी हम प्रोडक्ट्स कहेंगे, क्योंकि भाई वो भी तो चीज़ें बनती होंगी ना। आज ट्रक है वो मैन्युफैक्चर होता है, वो सब हमारे लिए नहीं होता, वो होता है एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनी ट्रक मैन्युफैक्चर कर रही है उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ हो रहा है प्रोडक्शन, वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का हो, चाहे बिजनेस प्रोडक्ट्स का हो, आप उसको किस में रखेंगे? आप उसको हम बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3 पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, ये एक मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, क्योंकि बिजनेस के अंदर एक्सचेंज ज़रूरी है। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान एक फ़िक्स प्राइस, एक फ़िक्स रिटर्न के आपको बदले में करना है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो अभी कोई कंपनी है, वो रेस्टोरेंट चेन चलाती है, और उस रेस्टोरेंट चेन के अंदर मान लो कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना बनता है, अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाई जाती हैं,
और वो डिशेज सर्व की जाती हैं किसको, कस्टमर्स को। कस्टमर उसके बदले में क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक्सचेंज किया जा रहा है, वहाँ पर जो भी चीज़ बनी उसको एक्सचेंज किया जा रहा है, कहाँ पर, कस्टमर के साथ, तो वो बिजनेस में आएगा। लेकिन जब हमारे घर में खाना बनता है और सेम टाइप के हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनको हम एक्सचेंज नहीं करते बल्कि खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब एक्सचेंज नहीं हुआ, प्रोडक्शन तो हुआ लेकिन उसको एक्सचेंज नहीं किया हमने, तो यहाँ पर हम अपने आप को क्या नहीं मानेंगे, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर नहीं रखेंगे। क्योंकि हम घर में जो खाना बना रहे हैं वो कस्टमर्स को एक्सचेंज नहीं कर रहे, वो हम अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं। लेकिन जो रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है या आप कहीं भी दूसरी जगह कोई बिजनेस में कोई होटल में बना रहे हो, तो उस चीज़ को आप एक्सचेंज करते हो कस्टमर के साथ, एक फ़िक्स प्राइस के बदले में उसको क्या करते हो, वो चीज़ ऑफ़र करते हो, वो चीज़ देते हो, तो यहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर रखेंगे। क्लियर। नंबर 4 पे आती है रेगुलर बेसिस। यस, आपका जो बिजनेस है वो एक रेगुलर बेसिस एक्टिविटी है, यानी कि आप जो गुड्स का, जो सर्विसेज का जो प्रोडक्शन और एक्सचेंज कर रहे हो वो आपका वन टाइम नहीं होना चाहिए। भाई जैसे मान लो मैंने अपना एक पुराना कंप्यूटर सेल कर दिया तो मैंने एक्सचेंज किया, अब मैंने एक्सचेंज किया तो मैं बिजनेसमैन हो गया, क्या ऐसा है? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं रेगुलर थोड़ी करता हूँ ये काम। मेरे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ था, भाई बेकार था, मेरे यूज़ नहीं आ रहा था, मैंने उठा के बेच दिया उसको, तो मैंने एक्सचेंज कर दिया। लेकिन एक्सचेंज की एक्टिविटी तो बिजनेस में आती है, तो मैं बिजनेसमैन बन गया, तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मैं ये काम रेगुलर बेसिस नहीं कर रहा। मैंने कल कंप्यूटर नहीं बेचा, मैं आज के बाद कभी कंप्यूटर नहीं बेचूंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, हाँ अगर मान लो एक शोरूम है कंप्यूटर्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ पर ये चीज़ें एक्सचेंज की जाती हैं कस्टमर के साथ, तो उसको हम किस में रखेंगे, बिजनेस के अंदर रखेंगे। क्योंकि उनका काम है, उनका यही काम है कि वो कंप्यूटर्स में क्या करते हैं, डील करते हैं, वो कंप्यूटर्स सेल करते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में उसको आप क्या मानेंगे, बिजनेस मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर बेसिस क्या चल रही है, आपकी एक्टिविटी चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट हम नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे प्रॉफिट फैक्टर। ध्यान रखना है आपको, बिजनेस में प्रॉफिट फैक्टर अपने आप में एक मेन फैक्टर है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जो अर्निंग के लिए काम करती है। अब अर्निंग के लिए काम करेगी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जितनी बिजनेसेस हैं, चाहे वो एक सब्जी का एक ठेला है छोटा सा या एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, एक प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हैं काम। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट अर्निंग नहीं करोगे तो आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक चला नहीं पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको प्रॉफिट अर्निंग कैसा है, ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में हम ये मान रहे हैं कि आपको क्या करनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग करनी है। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग का इसका मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरीली जो अनफेयर जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करें, तो ऐसा नहीं करना। आपको अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर 6 पे, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, यस, रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। मैं आपको बता दूं इस बारे में, एक किसी भी बिजनेस में अपन क्या करते हैं, जब कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर एक फैक्टर होता है जिसका नाम है रिस्क फैक्टर। और रिस्क फैक्टर जो होता है वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। इसी रिस्क फैक्टर के चक्कर में ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की क्या बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, आज आप सभी तरह के जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उन चीज़ों के लिए लेकर आप अवेयर हैं, उनको आप फेस करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट कर चुके हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको उन रिस्क को कवर करने में, उन रिस्क को फेस करने में और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ में या प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे ज़रूर रहेगी। मैं आपको बता दूँ, रिस्क जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि आपके बिज़नेस का नेचर कैसा है और एक आपके बिज़नेस में कैपिटल कितना लग रहा है। भाई जैसे मान लो एक छोटा सा एक पान की दुकान है और उस पान की दुकान में 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कैपिटल हुआ है, तो अब अगर मान लो कल को उस दुकान में आग लग जाती है तो वहाँ पर मैक्सिमम जो लॉस है वो कितना होगा, तो आंसर है 5,000 रुपये, क्योंकि वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है आपकी रिस्क कि वो रिस्क ज़्यादा होगी या कम होगी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, पता चला किसी में बॉयलर फट गया, किसी में आग लग गई, वहाँ करोड़ों रुपए का क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो वहाँ इतना इन्वेस्टमेंट है, वहाँ इतनी कैपिटल लगी हुई है भाई, इसलिए वहाँ पे इतना नुकसान है।
लेकिन मान लो किसी दुकान से कोई 10 रुपये का पैकेट चोरी हो गया, तो एक छोटा लॉस है। तो ये रिस्क जो होती है वो किसी भी तरह से हो सकती है। हम नेचर की बात करें तो नेचर होता है दो तरह के, एक होता है इंडस्ट्री नेचर और एक होता है कॉमर्स नेचर, ट्रेड नेचर। आज मान लो हम इस चीज़ के बारे में बात करें कि जैसे एक बिजनेस है जिसमें शुगर का बिजनेस किया रहा है, शुगर का, चीनी का बिजनेस किया रहा है। तो चीनी के बिजनेस के आपके पास दो मेथड्स हैं। नंबर फर्स्ट, एक आप शुगर मिल स्टार्ट करें, शुगर मिल जहाँ शुगर का प्रोडक्शन होगा बड़े स्केल पे, और एक आपने मार्केट में छोटा सा दुकान खोला है, किसका, शुगर को बेचने का, चीनी को बेचने का। तो अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों में से किस में आपकी रिस्क ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली आपकी जो इंडस्ट्री है, शुगर मिल है, उसके अंदर रिस्क ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा है, वहाँ कैपिटल ज़्यादा है। और आपकी जो चीनी की दुकान है वहाँ रिस्क कम होगी अगर हम कंपैरिजन करें तो वो चीज़ आपकी रिस्क फैक्टर को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। क्या चीज़, कि आपने एक तो बिजनेस का नेचर कैसा रखा है, आपने इंडस्ट्री स्टार्ट किया है या उसका ट्रेड किया है, या फिर आपने उसमें कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है। भाई ट्रेड तो किया है लेकिन बड़े स्केल पे कर रहे हैं हम, हमारे पास 15-20 तरह के गोडाउंस है, बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर आपकी क्या है, दुकानें हैं। तो ये चीज़ ट्रेड को बड़ा कर रही है, तो यहाँ पर आपका जो रिस्क फैक्टर है वो भी बढ़ जाएगा और आपके लॉस की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो ये सारे के सारे जो आपके फैक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपकी किस में आती हैं, बिजनेस के अंदर आती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगली बातें। थैंक यू।